सवाल ये है कि आज सदन में बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही थी। मुद्दा था द क्रिमिनल प्रोसीड्योर आइडेंटिफिकेशन बिल और विपक्ष का जोश देखने लायक था। विपक्ष ने खूब सवाल दागे और गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जरा हटके। तो सवाल ये है कि 102 साल में अब तक इतने लाखों करोड़ों क्रिमिनल्स की पहचान नहीं हो पाई। हो गई है। अफजल गुरु फांसी पर चला गया, कसाब को मुंबई में फांसी दी गई, याकूब मेमन को महाराष्ट्र सरकार ने फांसी पर चढ़ाया है। सबको दिया है, ऐसा नहीं आप भी करते हो। तो 102 साल पुराना कानून अभी आप बदलने जा रहे हो। तो ये जो नया कानून है उससे एजेंसी को ताकत मिलेगी, अच्छी बात है, ज़्यादा शक्ति मिलेगी। ज़्यादा यानी कितनी? देखो, आप पुलिस को राक्षस बनाने जा रहे हो, शैतान बनाने जा रहे हो। तो उससे अच्छा है कि आप मार्शल लॉ ही लगा दो। मतलब पुलिस जो चाहे उनकी मर्जी, चाहे हार्डन क्रिमिनल हो, चाहे राम गोपाल जी यादव हो, चाहे जया बच्चन जी हो, चाहे हम हो, आप प्लीज समाप्त कीजिए। तो सबको आप एक तरह से पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हो। मुझे आपातकाल की एक घटना याद है। हमारे जिले में 75 वर्ष के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ऊपर मीसा एक्ट में मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखा गया कि वो रेलवे में जो सिग्नल होता है उसको चढ़ के तोड़ रहे थे। 75 साल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर यह कानून मान्यवर कहीं ना कहीं उसी की झलक दिखाता है। आप इस देश में फिर से एक बार आपातकाल लाना चाहते हैं, तानाशाही की व्यवस्था लाना चाहते हैं, और एफआईआर की बात आप कर रहे हैं। मान्यवर, इन लोगों ने कैसे कैसे लोगों पे एफआईआर की। राजदीप सरदेसाई एक वरिष्ठ पत्रकार है मान्यवर, उन पे एफआईआर कर दी। बिल पर अच्छा श्याम मीरा सिंह एक पत्रकार है मान्यवर, उन पे एफआईआर कर दी। कृपया बिल पर बोले। बिल पर मैं कानून के दुरुपयोग पे बोल रहा हूं सर। त्रिपुरा में जांच करने के लिए, घटनाओं की जांच करने के लिए वकील गए मान्यवर, उन पे इन लोगों ने एफआईआर कर दी, यूएपीए लगा दिया। कानून के दुरुपयोग की अगर बात करें मान्यवर, एक दिन में 9 एफआईआर मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुआ। 9 एफआईआर। कृपया बिल पर बोले। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा इन लोगों ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा 21 मुकदमे लिखे। आप आज खुश हो सकते हैं, खुश होइए, कानून बनाइए, आपके पास संख्या है, आप बनाएंगे। लेकिन कल जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे, मेरे वाक्य को याद रखिएगा, इन्हीं कानूनों का आपके खिलाफ दुरुपयोग होगा। जैसे आपातकाल का रोना आज तक रो रहे हो ना आप, ऐसे ही रोना रोगे जब यही कानून आपके खिलाफ होगा। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं मान्यवर, आप सारी जानकारी रख लीजिए किसी अपराधी के बारे में, उसके बाद वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया, 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके भाग गया। कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सर, जहां तक इस बिल का संबंध है, विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने की आज कोशिश मैं करूंगी सर। सर, इन्फ्रिंजिंग द राइट टू प्राइवेसी एंड सच एक्सेसिव पुलिसिंग is bound to create a perpetual state of fear in the minds of citizens, and we should be cautious about that. From what is understood, the basic goals seem to it being data collection rather than criminal identification. I personally have many reservations regarding misuse of this bill if passed. Wrong accusations are possible for personal vendetta, political vendetta, for blackmailing. There have been cases cited about blackmailing. Every clause in the bill aims to widen the powers of the police and the magistrate in an extremely authoritative way. So how we are giving
such unrestrained power to the police to pick up anyone for any offense, sir, which could be as trivial as a traffic offense or a protest against the government. मान्यवर, इस बिल का प्रमुख उद्देश्य है इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं उसमें दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये इस बिल का उद्देश्य है। थर्ड डिग्री को नाबूद कर दोष सिद्धि के लिए साइंटिफिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को उपलब्ध कराना, यह बिल का मान्यवर उद्देश्य है। और डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसको निश्चित प्रक्रिया के तहत साझा कर किसी भी नागरिक की प्राइवेसी रिस्क में न आए, उसकी प्राइवेसी का भंग न हो, इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र बनाना, ये 4 उद्देश्य लेकर मैं इस महान सदन के सामने ये बिल को लेकर मान्यवर आया हूं। मान्यवर, बहुत बात हुई कि बिल से ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बिल से इसका दुरुपयोग हो जाएगा, मगर मुझे थोड़ा दुख भी है मान्यवर। जो झा साहब ने कहा कि चर्चा का स्तर बहुत अच्छा रहा। झा साहब, चर्चा का स्तर तब अच्छा माना जाता है जब बात बैलेंस तरीके से की जाए। मान्यवर, एक भी विपक्ष के सदस्य ने दोष सिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए, इसकी जरूरियात ही महसूस नहीं की। हम किस प्रकार का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चाहते हैं, जिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हत्या कर 100 में से 66 लोग बरी हो जाए, जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार कर 100 में से 60 लोग बरी हो जाए, चोरी कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए, डकैती कर 100 में से 70 लोग बरी हो जाए, बाल अपराध कर 100 में से 62 लोग बरी हो जाए। दोष सिद्धि का प्रतिशत क्या है मान्यवर? कोई नहीं बोला। इतना सारा रिसर्च करते हैं तो इतना भी तो कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। मान्यवर, हत्या के अंदर सिर्फ 44% लोगों को देश में हम सजा दिला पाते। मैं तो प्राइमरी कोर्ट की बात करता हूं, ऊपर जब जजमेंट आता है तब ये और गिरता है। मान्यवर, बलात्कार के अंदर 39%, चोरी के अंदर 38%, डकैती के अंदर 29% और बाल अपराध के अंदर 37% सिर्फ मात्र। क्या हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? किसी ने इसका सजेशन नहीं दिया, कुछ अच्छे सुझाव देते कि भाई ये बढ़ाने के लिए ये जरूरी है, मगर इसमें इतना ध्यान रखिए, इसमें इतना सुधार करिए, तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया, मैं मान सकता था माननीय अध्यक्ष। कुछ सदस्यों ने ह्यूमन राइट की बात करी। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था 2 दिन पहले कि माननीय ह्यूमन राइट के 2 पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए, परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में
भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते? कहा गया है कि भाई इसका दुरुपयोग होगा, निजता का हनन होगा। मान्यवर, ये सारा डेटा जो आएगा वो एनसीआरबी के पास रहेगा, और मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनसीआरबी में जो डेटा आएगा वो सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित हार्डवेयर के अंदर ही रहेगा। डेटा भंडारण में किसी तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। एनसीआरबी ही उसको मैनेज करेगी। मान्यवर, एनसीआरबी का जो डेटा भंडारण है उसको सरकार की उच्च से उच्च कक्षा की कमेटी इसका परीक्षण करेगी और डेटा साझा करने के लिए भी एक पद्धति बनाएगी। इसके लिए भी फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट की एक कमेटी बनेगी। वो डेटा साझा करने की पद्धति को बनाकर रूल्स के अंदर व्याख्यायित कर ये नोटिफाइड करेगी।